नमस्कार दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र पटेल। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारे दो पेड कोर्सेज स्टार्ट होने वाले हैं। जैसा कि एक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023, तो इस कोर्स में भी मैं इतिहास विषय का अध्ययन करवाऊँगा और इसके अलावा बीपीएससी 68वीं बीपीएससी का कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें भी मैं इतिहास विषय का अध्ययन करवाऊँगा आपको। तो हम बात करते हैं आज इतिहास की, ठीक है। और इतिहास में भी हम मॉडर्न इतिहास का एक टॉपिक ले रहे हैं आज, ब्रिटिश भू राजस्व नीतियाँ। ब्रिटिश भू राजस्व नीतियाँ क्या होती है, इसमें कौन कौन सी नीतियाँ आती है और इन नीतियों का हमारे एग्ज़ाम में किस प्रकार से ये महत्व है, ठीक है। तो ये सब चीज़ देखेंगे। जैसे ब्रिटिश भू राजस्व नीतियाँ, इसमें हम पहली बात करेंगे स्थायी बंदोबस्त के बारे में, उसके बाद बात करेंगे हम रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में और उसके बाद महालवाड़ी बंदोबस्त के बारे में। इन नीतियों को पढ़ने के बाद इनका समग्र इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो उसका हम अध्ययन करेंगे परिणाम के रूप में। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों परिणाम हम देखेंगे, ठीक है। तो हम बात करेंगे स्थायी बंदोबस्त के बारे में। जैसे स्थायी बंदोबस्त थी तो इसमें एक तरफ थी ब्रिटिश सरकार और दूसरी तरफ जमींदार वर्ग। तो ब्रिटिश सरकार ने इस स्थायी बंदोबस्त में एक स्पष्ट जमींदार वर्ग की पहचान की और इसको भूस्वामी बना दिया, भूमि का स्वामी बना दिया इसको, ठीक है। इसीलिए इस स्थायी बंदोबस्त को जमींदारी प्रथा के नाम से भी जानते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि जमींदारी प्रथा क्या है, ये कब लागू हुई, किसने लागू की, तो ये सारी चीज़ें। इसके बाद रैयतवाड़ी बंदोबस्त है, तो इसमें भी एक साइड होती है ब्रिटिश सरकार और एक साइड होता है किसान, ठीक है। तो इसमें किसान वर्ग को भूस्वामी बना दिया जाता है, भूमि का स्वामी बना दिया जाता है और उसी के साथ कर संबंधी अपने जो कर वर वसूलना है तो किसान से वसूलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक है महालवाड़ी व्यवस्था में ब्रिटिश सरकार एक साइड और इसके अलावा भू राजस्व से जो संबंधित अपने कि भू राजस्व किससे वसूलना है, इसके लिए पूरे के पूरे गांव के समूह से एक समझौता करते हैं। इसको महाल मतलब गांव होता है, तो गांव के समूह को भूस्वामी मानकर इनसे कर वसूला जाता है, ठीक है। जैसे स्थायी बंदोबस्त की बात की जाए तो ये पूरे ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र पर लागू है। इसके अलावा रैयतवाड़ी बंदोबस्त की बात की जाए तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त पूरे ब्रिटिश भारत के 51% भाग पर लागू थी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाते हैं इस टाइप से भी। और महालवाड़ी बंदोबस्त की बात की जाए तो महालवाड़ी बंदोबस्त पूरे ब्रिटिश भारत के 19%, 51%, 31%, ठीक है। तो 31% क्षेत्र पर लागू थी। तो हम आज बात करेंगे स्थायी बंदोबस्त के बारे में, इससे चालू करते हैं। तो स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा, स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसके उद्देश्य, इसकी विशेषता और इसका परिणाम। सिर्फ स्थायी बंदोबस्त का क्या परिणाम आया, ये चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे पृष्ठभूमि की बात की जाए तो स्थायी बंदोबस्त का सबसे पहले विचार, सर्वप्रथम विचार फ्रांसिस के द्वारा लाया गया। एग्जाम में पूछ लेता है कि स्थायी बंदोबस्त का सर्वप्रथम विचार किसके द्वारा लाया गया, तो याद रखिएगा फ्रांसिस के द्वारा लाया गया, जो कि लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स की कार्यकारिणी का सदस्य था। इसका वॉरेन हेस्टिंग्स की कार्यकारिणी का सदस्य था कौन, फ्रांसिस, ठीक है। इसके बाद इसको लागू किसने किया, क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि भाई लागू किसने किया इसको, तो इसको 1793 में कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया। और इसको याद रखिएगा कॉर्नवालिस द्वारा जो लागू किया गया, तो ये कॉर्नवालिस ने एक ब्रिटिश अधिकारी था जॉन सोर, तो जॉन सोर के सहयोग से कॉर्नवालिस ने 1793 में इसे लागू किया।
अब बात की जाए इसके उद्देश्यों के बारे में, इसके क्या उद्देश्य थे, तो देखिए वनडे एग्ज़ाम्स हो या यूपीएससी हो या पीएससी हो, इन सब में इसके जो उद्देश्य है और इसकी विशेषता, इनसे सीधा सीधा पॉइंट से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। जैसे उद्देश्य की बात की जाए तो अधिकतम भू राजस्व की राशि स्थायी रूप से प्राप्त करना। तो क्या इससे पहले स्थायी रूप से प्राप्त नहीं हो रही थी? नहीं। जैसे कभी अकाल आ गया तो कम राशि वसूल कर रहे हैं, नहीं आया तो ज़्यादा राशि वसूल कर रहे हैं, लेकिन अब इन्होंने इसको स्थायी कर दिया कि राज्य की आय पर इसको कोई प्रभाव ना पड़े और हमें जो राशि स्थायी रूप से प्राप्त होती रहे। तो भू राजस्व की राशि स्थायी रूप से प्राप्त करना इनका एक उद्देश्य हो गया। इसके बाद दूसरे उद्देश्य की बात की जाए तो समर्थक भारतीय वर्ग की जो है समर्थक भारतीय वर्ग, इसको तैयार करना, ये भी इनका एक उद्देश्य था। ये कैसे? जैसे जमींदार, तो जमींदार को इनने भूस्वामी बना दिए, तो ये आगे चल के कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसे ये भी इनका एक उद्देश्य था, ये जो भी चीज़ कर रहे हैं अपने लाभ के लिए कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट उद्देश्य की बात करेंगे, प्रशासनिक कठिनाइयों से बचना। अब ये एक ऐसा उद्देश्य है, तो देखिए प्रशासनिक कठिनाइयों से बचना। अगर से ये जो भू राजस्व की राशि है खुद वसूलते, खुद एक एक घर जाके एक एक किसान से वसूलेंगे, तो इनको काफ़ी टाइम, काफ़ी बड़ा प्रशासन और काफ़ी खर्च करना पड़ेगा। ये बहुत चालाक थे, इन्होंने अपनी चालाकी दिखाई और जमींदार वर्ग को भूस्वामी बना दिया और उनसे सीधे अपनी भू राजस्व की राशि वसूल करते हैं। अब वो जमींदार वर्ग जो है एक एक किसान से वसूलते रहे, ठीक है, इनमें उनका कोई वो नहीं है। तो ये प्रशासनिक जो कठिनाइयाँ थी, जो अधिकारी नियुक्त करने पड़ते वसूली के लिए, इन सब से बच गए, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है कृषि का विकास। ये पॉइंट को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि ये एक ऑड सा पॉइंट लग रहा है कि कृषि का विकास, ये कुछ अलग सा पॉइंट है कि भाई इनका अंग्रेजों का उद्देश्य कृषि का विकास कैसे हो सकता है, ठीक है। लेकिन इनका भी ये भी एक उनका उद्देश्य था। ये बात को ध्यान में रखना, एग्जाम में कभी कभी ये पॉइंट सीधा सीधा आ जाता है और आप इसको सोचते हैं कि ये नहीं हो सकता, लेकिन ये है। ये कैसे? तो कॉर्नवालिस जो था, कॉर्नवालिस ने सोचा कि हम जब स्थायी रूप से भू राजस्व की राशि वसूल करेंगे, ठीक है, कि हमने 100 रुपये रख दी है राशि, तो किसान चाहेगा कि हम 100 रुपये से ज़्यादा का उत्पादन करें, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें, हमको तो सरकार को सिर्फ 100 ही रुपये देना है, ठीक है, और बाकी का जो अधिशेष है हमारे पास रहेगा। ये विचार था कॉर्नवालिस का, ऐसा सोचा था उसने कि इस टाइप से कृषि का विकास होगा, किसान ज़्यादा से ज़्यादा फसलों के उत्पादन में रुचि लेंगे और इस टाइप से कृषि का विकास होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये आगे हम देखेंगे परिणाम में कि क्या हुआ, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे विशेषताओं की, स्थायी बंदोबस्त की क्या विशेषताएं थी। तो इसकी विशेषताओं में जैसे देखिए भूस्वामी, इन्होंने जमींदार को बना दिया और ये पहली बार हो रहा था। इससे पहले कभी भी स्पष्ट जमींदार वर्ग की पहचान नहीं की गई थी, लेकिन इस स्थायी बंदोबस्त में पहली बार भूस्वामी वर्ग की पहचान की गई, उसको भूस्वामी जमींदार को मान लिया गया, ठीक है। तो ये हो गया इसकी एक विशेषता। विशेषताओं पे गौर कीजिएगा, क्योंकि ये विशेषताएं सीधे सीधे पॉइंट के रूप में एग्जाम में आ जाती है, पूछ ली जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट विशेषता पे बात की जाए तो जैसे सरकार और जमींदार वर्ग, ठीक है, तो सरकार और जमींदार वर्ग की जो हिस्सेदारी थी या उनका जो हिस्सा था उसको निर्धारित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? निर्धारित कर दिया गया, ठीक है। जैसे सरकार, जैसे 10/11 भाग, तो 10/11 भाग सरकार का और 1/11 भाग जमींदार का। तो इससे जमींदार वर्ग भी जो है इसको तो हिस्सा मिल रहा है भाई। जैसे 11 रुपये लाया तो 10 रुपये सरकार को देने हैं, 1 रुपये इसको मिलना है, ठीक है। इसके अलावा 22 लाया तो 2 रुपये इसको मिलेंगे। तो ये चाहेगा कि किसान से ज़्यादा भू राजस्व की वसूली की जाए, जिससे इसका भी काफ़ी प्रॉफिट हो, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे बात की जाए तो भू राजस्व भूमि का किराया बना दिया गया। भूमि का किराया कैसे? तो इस पॉइंट को हम अच्छे से समझते हैं, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे भू राजस्व भूमि का किराया बना दिया गया। जैसे इससे पहले क्या होता था कि ब्रिटिश पूर्व भारत
ब्रिटिश पूर्व भारत और एक साइड ब्रिटिश भारत। ठीक है, तो ब्रिटिश पूर्व भारत में क्या होता था कि ये भू राजस्व जो होता था भूमि का किराया नहीं होता था, बल्कि उत्पादन का हिस्सा होता था। ठीक है, ऐसे जैसे पहले फिक्स कर दिया गया कि आपका जितना भी उत्पादन होगा तो उस उत्पादन का 50% भू राजस्व के रूप में सरकार को देना है, 50% देना है। इससे पहले ये होता था। ठीक है, 50% देना है। अब 50% मतलब जैसे 100 केजी अनाज का उत्पादन हुआ तो 100 केजी अनाज में से 50 केजी सरकार को देना है। उसके अलावा अगर से इनके पास 200 केजी हुआ तो 100 केजी देना है, मतलब जितना उत्पादन हो रहा है उसका देना है। ठीक है, 50 केजी हुआ तो 25 केजी देना है, इस टाइप से। लेकिन ब्रिटिश भारत में आकर क्या हो गया कि ये भूमि का किराया हो गया, भू राजस्व भूमि का किराया हो गया। तो इन्होंने फिक्स कर दिया कि भाई आपको इसमें 100 रुपये रेंट फिक्स कर दिया। रेंट ही मान लीजिए जैसा आप रूम का रेंट देते हैं, इसी टाइप से रेंट फिक्स कर दिया है कि आपको 100 रुपये रेंट देना है, आपका उत्पादन कितना भी हो। अगर से आपका 10 रुपये का उत्पादन किया आपने तो भी 100 रुपये देना है। ठीक है, अगर से 90 रुपये का उत्पादन किए हैं तो भी 100 रुपये देना है। 150 का उत्पादन किए हैं तो भी 100 रुपये देना है। ठीक है, बिल्कुल 100 रुपये फिक्स कर दिया है। अब 90 का उत्पादन किया है, 100 रुपये देना है। भाई 10 रुपये अपने जेब से भरो, उनको कोई मतलब नहीं है। आप कर्ज ले, ऋण ले, कुछ करें, आपको देना ही देना है। तो इस टाइप से इन्होंने कर दिया है। ठीक है, और जैसे ब्रिटिश भारत से पूर्व कोई जमींदार वर्ग जो है, ये जमींदार वर्ग या बोले भूस्वामी जिसको बोलते हैं, तो भूस्वामी की कोई स्पष्ट पहचान नहीं थी। लेकिन ब्रिटिश भारत में आके भूस्वामी की स्पष्ट पहचान की गई और जमींदार वर्ग को भूमि का स्वामी मान लिया गया और उनके साथ इन्होंने अपना समझौता किया। इसके बाद भूमि को खरीद बिक्री योग्य और किसान के परंपरागत अधिकार समाप्त कर दिए गए। ये तो आपको पता ही है, जैसे यहाँ पर उत्पादन कम हुआ है, पैसे की कमी पड़ रही है तो ऋण लेगा, अपनी भूमि को बेच देगा, तो इसके लिए इन्हें खरीद बिक्री के योग्य बना दिया। और किसान के परंपरागत अधिकार, जैसे जंगल है तो जंगल में जो आदिवासी रहते थे, जनजाति रहती थी, तो उनके परंपरागत अधिकार हुआ करते थे जंगलों के साथ। लेकिन इन्होंने उनके परंपरागत अधिकार को भी समाप्त कर दिया। ठीक है, और उसको भी सरकार के अधीन ले लिया, गवर्नमेंट के अधीन ले लिया, जमींदारों के अधीन देके उनसे भी उसका भू राजस्व वसूल कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात की जाए इसकी विशेषताओं में, सूर्यास्त कानून 1794। ठीक, ये हिस्सा नहीं याद रखिएगा क्योंकि सूर्यास्त कानून क्वेश्चन में आ जाता है कई बार। तो सूर्यास्त कानून 1794, अब ये क्या है, तो ब्रिटिशों ने ये तय किया कि अगर से आप जमींदारों के लिए है कि जमींदारों ने एक निश्चित जो डेट है या तारीख है, उस तारीख के सूर्यास्त तक अगर से भू राजस्व की जो राशि है उसको अंग्रेज़ों के पास जमा नहीं किया है, तो जमा नहीं किया तो उनकी जमींदारी को नीलाम कर दी जाती थी। जमींदारी को नीलाम कर दी जाती है, नीलाम कर दी जाती है। और शहर में जो दूर दूर है सेठ साहूकार, तो वो लोग उस जमींदारी को खरीद लेते हैं और फिर वहाँ से अपने एजेंटों के द्वारा वो लोग किसानों से भू राजस्व की राशि वसूल करते हैं। तो इस प्रकार से एक नया कॉन्सेप्ट आगे चल के आता है, अनुपस्थिति जमींदारी। ठीक है, तो यहीं से निकल के आता है आगे अनुपस्थिति जमींदारी, उसको भी देखेंगे। अब ये स्थायी बंदोबस्त कुल ब्रिटिश भारत के, किसके, ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र पर लागू थी। और ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश का बनारस डिवीज़न और इसके अलावा उत्तरी कर्नाटक। तो ये सारे क्षेत्र आते थे। ये क्षेत्रों को ध्यान से देख लीजिए, इनको आपको याद रखना है, एग्जाम में आ जाता है यहाँ से क्वेश्चन। अब इसके अलावा हम इसके परिणामों पे बात करेंगे। ठीक है,
परिणाम में हम सकारात्मक और नकारात्मक मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट देखेंगे। जैसे सकारात्मक परिणाम में देख रहे हैं तो नियमित आय प्राप्त हो रही है इनको। जैसे इन्होंने स्थायी कर दिया कि भाई हमको भूमि का किराया इतना इतना चाहिए, भू राजस्व की राशि इतनी प्राप्त होनी है, तो भू राजस्व की राशि नियमित हो गई, निश्चित हो गई, स्थायी हो गई। ठीक है, स्थायी हो गई। इस स्थायी होने के कारण ये क्या हो गया, देखिए इसको जरा। तो नियमित आय, निश्चित आय और स्थायी आय, तो स्थायी हो गई है। अब ये स्थायी आय के कारण क्या हुआ कि राज्य की आय निश्चित हो गई। ठीक है, स्थायी हो गई है, जिससे राज्य में कोई आपदा आ रही है या किसानों की जो खेती है वो हो नहीं पा रही है, खेत में बीमारी लग गई, जैसे धान की फसल हो रही है तो धान की फसल में बीमारी लग गई है, जिसके कारण से किसान का उत्पादन नहीं हो पा रहा है, तो वो भू राजस्व की राशि कहाँ से दे। लेकिन इनको इससे कोई मतलब नहीं है और राज्य की आय पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये स्थायी कर दी गई है। ठीक है, और इसके अलावा एक समर्थक जमींदारी वर्ग सामने आया, जो इनका उद्देश्य था। उद्देश्य में भी हमने देखे थे कि समर्थक जमींदारी वर्ग को सामने लाना इनका एक उद्देश्य था, तो ये उस उद्देश्य में सफल हुए। समर्थक जमींदारी वर्ग सामने आया, जैसे रमेश चंद्र दत्त और उसके अलावा राजाराम मोहन राय, ये इस टाइप के कुछ व्यक्तित्व हुए जिन्होंने स्थायी बंदोबस्त का समर्थन किया। इससे साफ स्पष्ट होता है कि ये इस उद्देश्य में सफल हुए हैं। ठीक है, और इसके अलावा प्रशासनिक कठिनाइयों से बचना भी इनका एक उद्देश्य था, उसमें भी ये सफल हुए। इससे पहले हमने उद्देश्य में आपको बता दिया था। अब इसके नेगेटिव इम्पैक्ट देखे जाए तो किसान और भारतीय कृषि, इस पर इस स्थायी बंदोबस्त का काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। और किसान, जमींदार और सरकार, ठीक है, किसान, जमींदार और सरकार, ये भू राजस्व की राशि में या जो खेती से उत्पादन हो रहा है, कृषि से जो उत्पादन हो रहा है, उसमें वास्तविक रूप से देखा जाए तो 3 हिस्सेदार होने चाहिए। उस चीज़ के या उस राशि के 3 हिस्सेदार होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। या तीनों की आय फिक्स होनी चाहिए कि कितना किसको मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जमींदार और सरकार, इन दोनों को कितना मिलना है ये तो फिक्स हो गया है, क्योंकि हमने इससे पहले देखे थे। ये सरकार को 10/11 और जमींदार को 1/11, ये तो इनका फिक्स हो गया है। लेकिन किसान, इसका कोई निश्चित आय नहीं है। ठीक है, ये तो डिपेंड करता है कि उत्पादन कितना हो रहा है। अगर से उत्पादन ठीक नहीं हुआ है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत में चला जाता है किसान, जिसके कारण से इसे अपनी ज़मीन तक बेचनी पड़ जाती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हुई है। इसके अलावा अभी हमने बात की थी कि एक नया कॉन्सेप्ट उभर कर आया था अनुपस्थिति जमींदारी का। अब ये अनुपस्थिति जमींदारी का क्या कॉन्सेप्ट है, ये तो हमने अभी आपको बताया था कि एक निश्चित समय के सूर्यास्त तक अगर से जमींदारों ने सरकार को भू राजस्व की राशि उपलब्ध नहीं करवाई है, तो सरकार के द्वारा उस जमींदार की जमींदारी जो है उसको नीलाम कर दिया जाता था। और नीलाम करके दूर शहरों में कोई साहूकार है, सेठ साहूकार है, बड़ा आदमी है, पैसे वाला है, तो वो उस जमींदारी को खरीद लेता था और फिर वहाँ से बैठ के वो अपने एजेंटों के माध्यम से भू राजस्व की राशि वसूलता था। इससे तो ये जो है, इसी को एक पूरी प्रक्रिया जो है, इस पूरी प्रक्रिया को अनुपस्थिति जमींदारी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली आज स्थायी बंदोबस्त पर। अब इसके अलावा हम नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे, इसके बाद महालवाड़ी है, रैयतवाड़ी, इन व्यवस्थाओं पर बात करेंगे। चलिए ठीक है, ओके, धन्यवाद।